हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटी। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जेके एसएसबी, जेके पीएसआई एज वेल एज जेके एसएसबी इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाइए और वो क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए सर, स्टार्ट करें क्लास। जो साथी जुड़े हैं उनसे गुजारिश करेंगे लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए सर, स्टार्ट करें। पहले 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज उसके आगे चलेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस सीरीज क्वेश्चन नंबर 21। बात हो रही है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट दो में से आपने बताना है कौन सी बात ट्रू है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपने बताना है इन दोनों में से स्टेटमेंट्स में बात कौन सी ट्रू है। चलिए, ऑप्शन 1 ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ आर ट्रू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज ट्रू। जब रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, दो चीज़ हम पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं टेरिटरी के हिसाब से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है पूरे इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का माना जाता है कि आपके पास रिट्स दे सकता है अगेंस्ट ए पर्सन, अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, अगर उसी अथॉरिटी के अंडर वो जो है किसी टेरिटरी, किसी लोकलिटी में वो लाई कर रहे हैं तो उसको ये दे सकता है। लेकिन जो चीज़ें आउटसाइड इट इज टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन आ रही हैं वहाँ पर ये रिट ज्यूरिडिक्शन आपकी हाई कोर्ट की नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट ज्यूरिडिक्शन अपनी कर सकती है, कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन, अगेंस्ट ए गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जहाँ जो ये बात बोली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन कर सकता है आपके पास अगेंस्ट ए पर्सन, अगेंस्ट ए गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहली बात बिल्कुल से 16 आने बात सच है। अब दूसरी बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर जब इस बात की बात आती है तो हम मानते हैं कि हाई कोर्ट का पावर यहाँ पर लगता है हमें कि ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ना सिर्फ आपके इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती है बट आल्सो फॉर अदर पर्पजेस, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो हैं उनके बारे में बात होती है आपके हाई कोर्ट में। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर जिक्र होगा तो सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये बात भी बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट आपने याद रख दिया, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22। इन एमसीक्यूज का माध्यम मकसद सिर्फ इतना है कि इन एमसीक्यूज के माध्यम से आपके टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच आर फॉलोइंग एक्ट एज द बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। इनमें से नीचे दिए गए में से आपके पास, क्योंकि आपके पास रिट्स का अलग अलग टाइप्स आपने पढ़े होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो बुलवार्क का, बुलवार्क कहने का मतलब क्या है? बांध का काम करेगा। ठीक है जी, बांध का काम कर रहा है फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ऑप्शन ए क्या मंडमस आ रहा है, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी आपके पास क्यो वारंटो एंड ऑप्शन डी हेबस कॉर्पस। बताइए सर, तो कौन सा काम करेगा? आपके बांध का काम, बुलवार का काम कौन करेगा? नन अदर देन, क्योंकि हम वहाँ किस में कंसर्न ये पढ़ेंगे, टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ते हैं, दैट इज हेबस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगेंस्ट बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, सर ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग रिट्स इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब इनमें से आप कौन सा रिट ऐसा है जो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी माना जाता है? ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी सट्यूट, ऑप्शन सी क्यो वारंटो एंड ऑप्शन डी आपके पास मंडमस। बताइए सर, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपके पास ऑप्शन आ रहा है जो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव का काम करेगा? क्या हो आपके पास? क्यो वारंटो आ जाएगा, सैट्यूरेटिस आ जाएगा, आपके पास प्रोहिबिशन आ जाएगा, या आपके पास मंडमस आ जाएगा? तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पास प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव का काम करेगा? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर मानेंगे आप। ठीक है जी, क्योंकि प्रोहिबिशन की बात करें तो प्रोहिबिशन सीधा सीधा आपको रोक रहा है किसी काम को करने से, वो आपके पास इन एक्टिविटी को उत्साह दे रहा है। मंडमस जो है वो काम करने के लिए डायरेक्ट कर रहा है आपके इन एक्टिविटीज़ को। बात करेंगे जब यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे यहाँ पर बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव का काम हो रहा है, क्योंकि इशू किया जाता है हाई कोर्ट के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल कोर्ट को किया जाता है, ताकि या तो ट्रांसफ़र किया जाए कोई भी केस जो इसके पास पेंडिंग है
विल लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस, ठीक है, या तो उसका ऑर्डर जो है जो उसके पास बचा हुआ है वो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, टू बी सर्टिफाइड जिसे आप कहते हैं, टू बी इन्फॉर्मेड का कंसेप्ट जिसे आप कहते हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है या टर्मिनल कोर्ट को देता है, या तो ट्रांसफ़र किया जाए कोई भी केस जो उसके पास पेंडिंग है टू इटसेल्फ, या तो स्क्वैश किया जाता है द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। तो दोनों काम करता है सर, ये प्रिवेंटिव का काम भी करता है और क्यूरेटिव का काम भी करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है जी, किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, किस आर्टिकल के माध्यम से? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है आर्टिकल नंबर 34, ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 33, ऑप्शन सी आपके पास आर्टिकल नंबर 32 एंड ऑप्शन डी आपके पास आर्टिकल नंबर 40। किस आर्टिकल के माध्यम से आपके पास अगर किसी भी जगह पर किसी टेरिटरी में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपके फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। फॉर वार की स्थिति आ जाए, इन्वेजन की स्थिति हो जाए, आपके पास रेबलियन का स्थिति आपको देखने को मिले, तो इस सूरत में गवर्नमेंट जो है मार्शल लॉ लगा सकती है, वहाँ पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रोका जा सकता है। किस आर्टिकल के माध्यम से सर ये इजाज़त दी गई है? आपके पास आर्टिकल नंबर 34, ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 34 जो है ये आपको देखने को, जो 33 है 33 में आपके पास जो मिलिट्री फोर्स में काम कर रहे हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रोक लगाई जाती है, उन पर रिस्ट्रिक्शन दी जाती हैं। एम्पावर करते हैं आपके पार्लियामेंट को ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जाए या एब्रोगेट किया जाए फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इसके लिए आपके पास आर्टिकल नंबर 33 आता है। लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपके आम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रोका जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है विद हेल्प ऑफ आर्टिकल नंबर 34। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 25 बात हो रही है विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, जब फंडामेंटल राइट्स आए थे तो बहुत सारे इसकी क्रिटिसिज्म भी की थी बहुत सारे दोस्तों ने, कुछ बहुत सारों ने जो इसकी जो है सिग्निफिकेंस भी आपके सामने दर्शाई थी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो इसका क्रिटिसिज्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज ऑफ लायर्स, ऑप्शन बी नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ऑप्शन सी नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी एंड ऑप्शन डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आपने बताना है कि इसके जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं है। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया था फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें बोला था सर ये आपके पास जो वकील आ रहे हैं, जो लायर्स आ रहे हैं, उनके लिए जन्नत है, ठीक है जी, उनकी भाषा में बोला गया है बात सारी, यहाँ परमानेंसी की बात कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है, नो कंसिस्टेंसी फिलॉसफी, ये जो आपके पास नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, नो क्लियरिटी, एक्सेसिव लिमिटेशंस, ये सारे आपके क्रिटिसिज्म आ रहे थे। लेकिन सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो बोला गया था कि सर ये बेडरॉक का काम करेगा आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम का। मार्शल एंड एज वेल एज मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन के लिए ये बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ के लिए बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन उनको बचाने के लिए ये जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स आए हुए हैं, जो सेक्युलर फैब्रिक आ रहा है आपकी कंट्री का, उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सोशल इक्वलिटी एज वेल एज सोशल जस्टिस के लिए आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस दर्शा रहे थे। इन्हीं में से आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है ये सिग्निफिकेंस को दर्शा रहा है, ना कि क्रिटिसिज्म को। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए सर, बात हो रही है DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब बताइए इनके बारे में बात हो रही है कि ये जो DPSPs हैं ये आर कंसीडर्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में आपके देखने को मिलते हैं? क्या पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं, पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं, पार्ट 2 में, या पार्ट 12 में देखने को मिलते हैं? पार्ट 4 में हमने बात की थी किनकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो जब DPSP की बात आएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो कहाँ पर जिक्र आता है आपके पास? सर ये आपके पास आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 में आपके पास देखने को मिलते हैं। और किस पार्ट में आ रहे हैं? पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सर इनका आइडिया बारो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में, तो वहाँ से जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन खुद उन्होंने कहाँ से लिए हुए? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज आर्टिकल नंबर 4। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो फंडामेंटल राइट्स किस में है? या आपके पास पार्ट नंबर 4 में है। अब हमें आप बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके पास हैं, लिख के बताएंगे वो आपके पास किस पार्ट में आ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप हमें लिख के बताइए। चलिए खुद भी काम कीजिए थोड़ा सर, अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशंस वायर कंसीडर्ड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। जब फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र आ गया था आपके पास पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जब 75 से लेकर 77 के बीच में आपके पास इमरजेंसी का दौर देखने को मिला था, उस दौरान ज़रूरत महसूस हुई थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। कंसेप्ट हमने जो इसका जिक्र है, इसके इंस्पायरेशन हमने USSR से ली हुई है, ये हमने कल की क्लास में बात की थी। अभी बात हो रही है कि किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन जो है उनको लिया गया था जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अशोक मेहता की कमेटी है, VK राव कमेटी है,
स्वर्ण सिंह की कमेटी है और आपके पास LM सिंघवी की कमेटी है। बताइए सर, जब बात किसकी आएगी, जब बात आएगी आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। बहुत अच्छी, जब बात करेंगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या मैंने इंस्पायर होकर USSR से ली हुई है ये बात, अच्छी बात है। चलिए जापान के जो फंडामेंटल, अगर आप कानून देखेंगे वहाँ भी फंडामेंटल ड्यूटी जो लिस्ट में देखने को मिलेंगी। जैसे अब कुछ इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी इसके अलावा, जैसे USA हो गया आपके पास, कनाडा हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, उनके किसी में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है सर। बिल्कुल ये बात आपने याद रखनी है। तो किस कमेटी का आपके पास जिक्र आया था 1976, किस कमेटी को सर ये काम सौंपा गया था इसके लिए बात करने के लिए, नन अदर देन स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने सर आपके पास 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किए थे। फिर आगे चलकर गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में रखे थे। आगे चलकर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलती जो 11वीं आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया था 2002 का। 2002 का 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसके दौरान हमने एक और ड्यूटी ऐड की थी, जिसकी 11वीं ड्यूटी जो आ रही थी वो जो आपको जिक्र देती थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये ड्यूटी हमने ऐड की थी बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। बाकी सारे जो 10 आ रहे हैं पहले वो हमने इंक्लूड किए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ। याद रखिए सर, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा याद रखने के लिए। देखिए पहले जो 10 आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ रही हैं, उन 10 को हमने सर इंट्रोड्यूस किया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। किस कमेटी की रिकमेंडेशन को लिया गया था, आपके पास स्वर्ण सिंह कमेटी की। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर 2002 में एक और अमेंडमेंट होता है जिसे आप 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 कहते हैं। तो इस दौरान एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड की जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ें याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये बात अच्छे से आपने याद रख लेनी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई हैं बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आगे बात बोल रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज लॉ मिनिस्टर। उस टाइम आपके पास लॉ मिनिस्टर कौन थे। चलिए लगे हाथ तो ये भी हमें बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर भी बता दीजिए और लॉ मिनिस्टर भी बता दीजिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो IG, ठीक है जी, आप जानते ही हैं। तो अगर लॉ मिनिस्टर की बात करेंगे, क्या आपके पास HR गोखले आ रहे हैं, श्रीनिवासन आ रहे हैं, शंकरा वर्मा आ रहे हैं या VP सिंह आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल जी VP सिंह की तरफ जाएंगे और ये इंतजार कर रहा है -0.25, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है सर, नन अदर देन HR गोखले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, आप बताइए सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। क्या ये रिजिड है, ठीक है जी, इसमें गुंजाइश नहीं है फेरबदल की। क्या ये फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सर सिंपल फेरबदल हो सकता है। क्या सिंथेसिस ऑफ बोथ आ रहा है या नन ऑफ दीज आ रहा है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्या ये आपके पास सिंपल रिजिड आ रहा है। जैसे रिजिड की बात करेंगे तो USA में आप मानते हैं, फ्लेक्सिबल सिंपल फ्लेक्सिबल मानेंगे तो आपके पास ब्रिटिश मान लेंगे, ब्रिटेन का जो आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे हम मानते हैं सर इनका कम्बिनेशन आ रहा है, सिंथेसिस आ रहा है, बोथ रिजिड एज वेल एज आपके पास जो फ्लेक्सिबल आ रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। क्योंकि आपके पास आर्टिकल नंबर 368 में आपको देखने को मिला है, पार्ट नंबर 20 में यही डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि अमेंड किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन को। कहाँ पर मिलता है सर आपके पास, आर्टिकल नंबर 368। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये याद रखने ही रखने हैं। किस तरह से रखेंगे सर, ये आपकी हेडेक है। आर्टिकल नंबर 368 पार्ट नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी के दौरान, इसी के मदद से हम जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और अमेंडमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। एक तो सिंपल अमेंडमेंट हो सकता है जो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी या पार्लियामेंट तो चाहिए, इसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स भी चाहिए। तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, थोड़ा आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। 368 आर्टिकल नंबर अंडर द पार्ट ऑफ 20, यही आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट जो है डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, करिए सर अटेम्प्ट। ऑन 2 अक्टूबर 1959
विच आर फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम। आप बताइए सर, 1959 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बात हो रही है 1959 को। उस दौरान कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी थी इंडिया में जिसने एस्टेब्लिश किया था पंचायती राज सिस्टम? ठीक है जी, पंचायती राज सिस्टम के लिए सर बहुत सारे संघर्ष किए गए थे, पहले से ही बहुत सारी कमेटीज आई, आपने देखना बलवंत राय कमेटी आ रही है, अशोक मेहता की कमेटी आ रही थी, एलएम सिंघवी की कमेटी आ रही थी, बहुत सारी कमेटी आपके पड़े हुए हैं। तो आपने बताना है कि पहली कौन सी ऐसी स्टेट बन रही है जिसने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया। हालांकि तब आपके पास कानून नहीं बना था इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ये नहीं आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने लागू किया था। कौन सी थी वो स्टेट? क्या गुजरात थी, राजस्थान थी, आंध्र प्रदेश या आपके पास वेस्ट बंगाल थी? बताइए सर। नागपुर डिस्ट्रिक्ट आपके पास आ रहा है, किसका? राजस्थान का, वहां ये लागू की गई थी सबसे पहले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, याद रख दीजिएगा, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 1959 2 अक्टूबर ये लागू की गई थी। दूसरे नंबर पर कौन सी स्टेट थी आपके पास? दूसरे नंबर पर आपके पास आंध्र प्रदेश थी। देखते ही देखते आपके पास फिर बहुत सारी स्टेट्स ने इसको और भी लागू कर दिया। फर्क थे आपके पास, कुछ स्टेट में 2 टायर थे, कुछ स्टेट में 3 टायर का सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान में 3 टायर सिस्टम आपको देखने को मिला था, तमिलनाडु में 2 टायर सिस्टम देखने को मिला था, वेस्ट बंगाल में 4 टायर सिस्टम देखने को मिला था, लेकिन फिर आस्ता आस्ता सब स्टेट ने इसको लागू कर दिया था। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बात हो रही है रिगार्डिंग पंचायती राज, विच आर फॉलोइंग कमेटी यूज द टर्म ग्रास विदाउट रूट्स। कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने सर इसका जिक्र किया था कि जो आपके पास पंचायती राज सिस्टम ऐसे बन गए हैं कि लगता है कि ग्रास विदाउट रूट्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया था? क्या एलएम सिंघवी कमेटी आ रही थी, अशोक मेहता कमेटी, वी के राव कमेटी आ रही थी, आपके पास गैडजिल कमेटी आ रही थी? बताते चलिए, जो आपके पास गैडजिल कमेटी है, इन्हीं की रिकमेंडेशन को फिर लास्ट में लिया गया था, जो आपके पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आ रहा था, जिसके दौरान जो आपके पास पंचायती राज सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ रहे हैं। चलिए फिलहाल आप हमें बताइए, देखिए जो आपके पास एक कमेटी बनाई गई थी 1985 में, चेयरमैन उसके जीवी के राव थे। किसके लिए बनाया गया था? ताकि रिव्यू किया जा सके एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला है आपके पास रूरल डेवलपमेंट और पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का। इन्होंने ही बताया था, इस कमेटी नहीं, जो आपके पास जीवी के राव कमेटी आ रही थी, इन्होंने बताया कि ये आपके पास जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है इनकी, जो पंचायती राज सिस्टम्स की आ रही है, ये आस्ता आस्ता खत्म कर रहा है आपके पंचायती राज सिस्टम्स को। यही कंसेप्ट दिया था इन्होंने कि कंसेप्ट देखने को मिल रहा है आजकल, जो ग्रास विदाउट रूट्स का कंसेप्ट जीवी के राव कमेटी ने दिया था। इन्होंने जिक्र किया था, इन्होंने कहा था कि आपको अगर पंचायती राज सिस्टम को बेहतर बनाना है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाने की जरूरत है जी। चलिए सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं सर क्या बन के आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या मानेंगे? नन अदर देन जीवी के राव कमेटी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन जुलाई 1989 राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर पंचायती राज इन लोकसभा, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है जी, आपको पता है सर, जब आपके पास गैडजिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको माना गया, फिर आपके पास जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी 1989 में, इन्होंने उपराला किया, कदम उठाया और 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में पेश की गई। अगस्त 1989 की बात है। तो अब आप हमें बताइए, जुलाई में इन्होंने सर पेश की यहाँ पर, तो ये बिल के बारे में कुछ बातें पूछ रहा है आपसे। पहली बात यह है कि बिल जो है लोकसभा में पास की गई और राज्यसभा में रिजेक्ट की गई। दूसरी बात यह है कि बिल जो है ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास की गई। ठीक है, जो दोनों में पास की गई तो फिर परवाह क्या है, फिर उसी दिन 1989 में ही लागू हो जाता आपके पास अमेंडमेंट एक्ट, फिर आगे जाने की ज़रूरत क्या थी। थोड़ा आपके पास आ रहा है कि बिल जो है वो पास की गई राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में रिजेक्ट की गई। चौथा ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि आपके पास बिल को रिजेक्ट किया गया है दोनों हाउसेस में। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? अगर आपको याद होगा, क्योंकि जब जुलाई 1989 में इसका जिक्र किया गया था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का, ये आगे चलकर आपके पास अगस्त 1989 में लोकसभा में से इसको पास किया जाता है सर, लेकिन राज्यसभा में से इसको रिजेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बिल वाज पास इन लोकसभा बट आर रिजेक्टेड इन राज्यसभा। क्योंकि फाइनली ये जो आपके पास नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आ रही है उसने ही लागू किया था इसे। क्वेश्चन 33, विच आर फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स फाइनली गेव असेंट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप बताइए सर, देखिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आ रही थी, कांग्रेस ने सर फिर से पेश किया आपके पास 1991 में सितंबर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में। यही जो बिल है जो सितंबर 1991 में पेश की गई थी आपके लोकसभा में, यही आगे चलकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का रूप ले रही है।
24 अप्रैल 1993 में ये फोर्स में आ रही है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। बिल को पास किया गया था 22 दिसंबर 1992 में। कहाँ से सर? ये लोकसभा में से पास हुई थी। राज्यसभा में गई थी बिल 23 दिसंबर को 1992 में, उस दिन इसको पास किया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट डेटें हैं, ये लोकसभा की हो गई, ये राज्यसभा की हो गई। लोकसभा में से 22 दिसंबर 1992 में पास की जाती है बिल। कौन सी गवर्नमेंट ला रही है? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ला रही है। राज्यसभा में से 24 दिसंबर 1992 में हो रही है। यही बिल जो है आगे चलकर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बन रहा है। 24 अप्रैल 1993 इससे ये आपके पास केम इनटू फोर्स, तब से 1992 24 अप्रैल तब से ये लागू हो रही है। ठीक है जी। जो आपके पास 17 स्टेट हैं इसको अपना इजाज़त दे देते हैं, और जो प्रेसिडेंट है इसको एसेट दे देते हैं 20 अप्रैल 1993 को। तो फिर आगे चलकर 24 अप्रैल 1993 से ये सर ये फोर्स में आ जाती है। इंपॉर्टेंट डेट फिर से एक बार बोल रहे हैं। लोकसभा में सर 22 दिसंबर 1992 में पास हो जाती है बिल। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में पास हो जाती है। आगे चलकर सिर्फ इसको प्रेसिडेंट की एसेट की ज़रूरत थी, तो प्रेसिडेंट इसको जो है 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट जो है इसको एसेट दे देते हैं। फिर आगे चलकर 24 अप्रैल 1993 से सर ये लागू हो जाती है केम इनटू फोर्स। आपको पूछा गया है कि प्रेसिडेंट आपके उस टाइम कौन थे जिन्होंने इसको एसेट दिया था? बताइए सर कौन से थे? क्या आपके पास श्री नीलम संजीवा रेड्डी आ रहे थे, श्री राजेंद्र प्रसाद आ रहे थे, श्री आर वेंकटरम आ रहे थे, या आपके पास नन ऑफ दीज? तो अगर आपको याद होगा नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी और उस दौरान आपके पास बिल्कुल जी श्री आर वेंकटरमन जो है प्रेसिडेंट देखने को मिले थे। 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक इनका दौर देखने को मिला था हमें। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 34 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब क्वेश्चन के बाद से कितनी तरह से आपने जो है बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज कर दिया आप देख रहे हैं सर। क्वेश्चन 34 बात हो रही है अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विलेजेस हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग डैश लैक्स मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एज इंटरमीडिएट लेवल। अब आपको पता है सर जब हमने 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था इसके दौरान आपके पास विलेज लेवल पर ग्राम सभा आपने देखना था, फिर आपके पास 3 टायर सिस्टम आपने बेसिकली देखा था। एक तो विलेज लेवल पर, एक तो आपके पास इंटरमीडिएट आया था, और आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। लेकिन बोला गया था कुछ ऐसी विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन किससे कम आ रही है, नॉट एक्सीडिंग किससे ज़्यादा नहीं है, कितने लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको इजाज़त थी कि वो आपके पास जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, वो नहीं ले सकते। ऑप्शन ए कि आप 30 लाख से जो एक्सीड नहीं करते थे, क्या 25 लाख से एक्सीड जो नहीं करते थे 20 लाख से या 15 लाख से? बताइए सर। ये हमें बात बोली गई थी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कि जिन विलेजेस की पॉपुलेशन जो है नॉट एक्सीडिंग 20 लाख मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त, क्वेश्चन 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है दिस 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज़ गिवन द प्रैक्टिकल शेप टू विच आर्टिकल ऑफ DPSPs। बताइए सर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है जो पंचायती राज सिस्टम के लिए आ रहा है, किस आर्टिकल को इन्होंने सर DPSP के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के किस आर्टिकल को इन्होंने प्रैक्टिकल शेप दी थी? बताइए जी। क्या वो आर्टिकल नंबर 50 था, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 46? अगर आपने DPSP अच्छे से पढ़े हैं तो आर्टिकल नंबर 40 जो है वो आपके पास किसके साथ रिलेटेड था? पंचायत के साथ। गांधी जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं उनमें आपके पास कंसिडर करते हैं आप इसे। चलिए सर, इस क्लास को सर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि वाया दीज क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट कर रही है। चलिए सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।